भारत के बाद अब हम यूरोप में आए बहुत बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव का विश्लेषण करेंगे। जो यूरोप यह बात कभी मानने को तैयार नहीं था कि भारत इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है, वही यूरोप अब आतंकवाद से निपटने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया है। यहां तक कि यूरोप इस्लाम के उस संस्करण का निर्माण करने के लिए भी तैयार है जो उसे सूट करता है और जो यूरोप की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यानी अब वो इस्लाम में भी बदलाव करना चाहता है। एक इस्लाम का यूरोपियन संस्करण यूरोपीय यूनियन लाना चाहता है। यूरोप इस्लाम के धर्म, वहां के धर्म गुरुओं और इस्लाम का प्रचार करने वाले लोगों को अब अलग से ट्रेनिंग देने के लिए एक नया संस्थान बनाने पर विचार कर रहा है। कट्टर इस्लामिक आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फिलहाल यूरोप ने अपने 3 लक्ष्य तय किए हैं। पहला लक्ष्य, अपने अपने देश के इमामों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सर्टिफिकेट देना। अगर ऐसा हो गया तो यूरोप की मस्जिदों में वही इमाम और मौलवी काम कर पाएंगे जिनके पास यूरोप द्वारा दी गई ट्रेनिंग होगी और यूरोप की सरकारों द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट होगा। सिर्फ वही मौलवी काम कर पाएंगे, बाकी के मौलवियों को काम करने की इजाजत नहीं होगी और इन्हें यूरोप का एक अलग इस्लामिक संस्करण पढ़ाया जाएगा और उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा लक्ष्य है इस्लामिक संस्थानों को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को रोक देना। यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। जहां जहां से फंडिंग आ रही है, ऐसी संस्थाओं को बहुत बार एनजीओ से भी फंडिंग आती है और भी कई जगहों से आती है, उसे रोक देना। तीसरा लक्ष्य है कि यूरोप के खुले बॉर्डर्स को बंद करना या फिर इन बॉर्डर से गुजरने वाले लोगों की गहन जांच करना। जो पहले कहते थे कि फ्री बॉर्डर है यूरोप में, कोई भी कहीं से भी जा सकता है, शरणार्थी भी आ सकते हैं, अब ये उसे बंद करना चाहते हैं। इमामों और मौलवियों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष ने दिया है। यूरोपियन काउंसिल यूरोप की राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को तय करने का काम करती है। यूरोप में इस्लाम की शिक्षा देने वाले संस्थान की स्थापना पर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष ने क्या कहा है, आप पहले यह सुनिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि यूरोप को कट्टर इस्लाम की चिंता अचानक क्यों सताने लगी है। मौलवियों को ट्रेनिंग देने का यह आइडिया सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दिया था, जिनका कहना है कि इमाम और मौलवियों को विदेशों में ट्रेनिंग लेने से रोका जाना चाहिए और इन्हें फ्रांस में ही ट्रेनिंग और फिर इस ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। मैक्रों इतना कड़ा फैसला इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में जो हमले हुए, उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि कैसे इस्लाम की शिक्षा के नाम पर युवाओं को कट्टर बनाया जा रहा है। युवाओं को ये सिखाया जा रहा है कि इस्लाम के नाम पर किसी की भी हत्या कर देना जायज़ है। और आपने देखा होगा ये जो वहाँ पर हादसे हुए हैं, जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में एक 18 साल का लड़का था और दूसरा भी 20-21 साल का ही युवा था। यानी ये छोटे छोटे जो युवा लड़के हैं, इन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्म के नाम पर और फिर इन्हें हत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है धर्म को बचाने के नाम पर, या समझ लीजिए जिहाद के नाम पर। इसके अलावा फ्रांस की ही तर्ज पर यूरोपियन काउंसिल ने इस्लाम से जुड़े धार्मिक संस्थानों को मिलने वाले विदेशी फंड पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में यूरोप आने वाले शरणार्थियों को चेतावनी देने की बात कही गई है, जिसमें शरणार्थियों से यह कहा जाएगा, चेतावनी दी जाएगी कि हम आपकी मदद तो करेंगे लेकिन इसके बदले में आपको भी हमें बहुत कुछ देना होगा। जाहिर है शरणार्थियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप हमारे देश में आ तो सकते हैं लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा या लोगों की सुरक्षा के खिलाफ हो। इसके अलावा यूरोप के देश खुले बॉर्डर्स वाली अपनी परंपरा को भी अब फिर से उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले कहा था कि यूरोप को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि बॉर्डर्स के खुले रहने से बड़ी संख्या में शरणार्थी एक देश से दूसरे देश में बड़े आराम से चले जाते हैं और इन खुली हुई सीमाओं का फायदा उठाकर वो आपराधिक गैंग और मानव तस्करी करते हैं जिनके संबंध आतंकवादी संगठनों से भी होते हैं। यूरोप दुनिया का ऐसा महाद्वीप है जहां इतिहास बनते रहे हैं। यूरोप से ही पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। यूरोप के देश शीत युद्ध के भी केंद्र में रहे हैं और अब यूरोप अपनी जमीन से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर रहा है और इसका आधार बने हैं हाल ही के दिनों में फ्रांस और ऑस्ट्रिया में हुए आतंकवादी हमले। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और इनमें से ज्यादातर देशों में एक ही मुद्रा चलती है और इन सभी देशों के बीच मुक्त व्यापार भी होता है।
और पोरस बॉर्डर भी हैं। लेकिन अब तक यूरोप के देश आतंकवाद के खिलाफ कोई भी संयुक्त नीति नहीं बना पाए हैं। हालांकि अब स्थिति को बदलने की कोशिश हो रही है। यूरोप अब डर चुका है। यूरोप के सामने इस समय कोरोना वायरस की सेकंड वेव की बहुत बड़ी चुनौती है। वहां सेकंड वेव चल रही है कोरोना वायरस की। लॉकडाउन भी दोबारा से हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई यूरोप के लिए पहली प्राथमिकता बन गई है और मौलवियों को ट्रेनिंग देने से लेकर बॉर्डर्स सील किए जाने तक सब चीजों पर विचार हो रहा है। लेकिन क्या इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ यूरोप की यह लड़ाई इस्लामिक आतंकवाद को रोक पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। वर्ष 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई की घोषणा की थी। लेकिन 19 साल के बाद भी आतंकवाद को दुनिया से खत्म नहीं किया जा सका और इसलिए सवाल यह है कि क्या यूरोप अब ऐसा कर पाएगा? अमेरिका ने बहुत बड़ी सीख ली जब उनके यहां इतना बड़ा हमला हुआ और बड़ी बात यह है कि उस हमले के बाद अमेरिका ने अपने देश में कोई और बड़ा आतंकवादी हमला होने नहीं दिया। लेकिन यह सिर्फ एक देश की बात है, बाकी पूरी दुनिया में ये हमले होते रहे और यूरोप में तो अब बहुत ही हो रहे हैं। इसका जवाब यह है कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक यूरोप भारत जैसे देशों की तकलीफ को समझेगा नहीं। जब तक यूरोप के देश अपने यहां के आतंकवाद को अलग समस्या और भारत जैसे देश के आतंकवाद को अलग समस्या के तौर पर देखेंगे, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी। जब तक यूरोप के देश कश्मीर को लेकर अपनी राय अलग रखेंगे, तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। क्योंकि जब आतंकवाद की जद में एक देश आता है तो बाकी देशों का भी उसकी जद में आना तय हो जाता है और यूरोप के नेताओं को यह बात अब समझनी होगी। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा कि यूरोप आतंकवाद की समस्या पर लगातार दोहरा रवैया अपनाता रहा है। क्योंकि जब तक यूरोप के अपने घर में आतंकवाद की आग नहीं लगी थी, तब तक यूरोप पूरी दुनिया को यह सिखाता रहा कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यूरोप समय समय पर दूसरे देशों के लिए इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी करता रहा। इस साल यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के नए नागरिकता कानून और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर भी चर्चा करने की कोशिश हुई थी। यूरोप को कश्मीर का मुद्दा समझ में नहीं आ रहा था। कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, वो यूरोप को समझ में नहीं आ रहा था। यूरोप इसे धार्मिक आजादी के साथ जोड़ रहा था और यूरोप के आपने देखा होगा अलग अलग संस्थाएं भारत को लेकर आज भी असहनशीलता को लेकर, धार्मिक असहनशीलता को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स जारी करती रहती हैं कि भारत में असहनशीलता फैली हुई है। भारत आतंकवाद को लेकर जो अपना रास्ता अपना रहा है, उसे लेकर भी यूरोप के बड़े बड़े एनजीओज हों, चाहे यूरोप के यूरोपियन पार्लियामेंट के एमपीज हों, उन्हें बड़ी समस्या रही है। वो धार्मिक आजादी के पक्ष धर रहे हैं, चाहे उससे आतंकवाद ही क्यों ना फैल जाए। जबकि ये दोनों भारत के अंदरूनी फैसले थे जो अभी हमने आपको बताया और यूरोप का इससे कोई लेना देना नहीं था। ना कश्मीर से कोई लेना देना था, ना नए नागरिकता कानून के साथ। लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए यूरोप भारत को हमेशा से लेक्चर देता रहा। लेकिन अब यूरोप के देश खुद अपने यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की परवाह किए बगैर धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए नए नए कानून बना रहे हैं। फ्रांस इस साल के अंत तक एक ऐसा कानून बनाने वाला है जिसके बाद फ्रांस अपने यहां इस्लाम का नया संस्करण विकसित कर पाएगा और मस्जिदों पर ज्यादा नियंत्रण हासिल कर लेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और फ्रांस को अब यह डर नहीं है कि दुनिया उन्हें इस्लामोफोबिक बता सकती है। इससे पहले आपको याद होगा यूरोप के जो नेता थे वो इस्लामोफोबिया शब्द से बड़ा डरते थे। वो अपने आप को दुनिया भर के सामने सेकुलर बताना चाहते थे, धर्मनिरपेक्ष बताना चाहते थे, धार्मिक आजादी के पक्षधर बनकर दुनिया के सामने पोस्टर बॉय बनना चाहते थे और उन्हें यह बड़ा डर लगता था कि कोई उन्हें इस्लामोफोबिक ना कह दे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है यूरोप ये सब खुद को सुरक्षित रखने के लिए कर रहा है और ये वक्त की मांग भी है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर भारत में ऐसा कोई कानून लाया जाता तो यूरोप के यही देश क्या प्रतिक्रिया देते। जब हम अपने देश में हमने धारा 370 हटाई कश्मीर से, तो यूरोप के देशों ने क्या कहा। जब हमने अपने देश में नया नागरिकता कानून हम लाए तो यूरोप के यही देश हमें कैसे लेक्चर दे रहे थे। याद कीजिए, यूरोप के देश भारत को लेक्चर देते थे, कहते थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है, यहां पर असहनशीलता फैल रही है। यूरोप उन देशों पर बहुत आसानी से सैंक्शंस तक लगा देता है जहां अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होने का दावा किया जाता है। लेकिन आज उसी यूरोप को यह बात
समझ में आ गई, क्योंकि आतंकवाद ने यूरोप को कॉलर से पकड़ लिया है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के प्रसार को रोकने के नाम पर दुनिया के मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अब तक लाखों वीगर मुसलमानों को मारा जा चुका है और जो बचे हैं उन्हें भी यातनाएं दी जा रही हैं, जेल में बंद करके रखा गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये चीन में मुसलमानों को कैसे रखा जाता है उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन दुनिया भर के इस्लामिक देश इन तस्वीरों पर चुप बैठे हैं। यूरोप के देशों को यह बात बहुत देर से समझ में आई कि इस्लाम का विरोध करना और कट्टर इस्लाम का विरोध करना दोनों अलग अलग बातें हैं। यूरोप को यह भी समझ में आ गया होगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर लंबे समय तक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना गलत था। पिछले शुक्रवार को यूरोपीय देशों के गृह मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई और इसमें एक और प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें कहा गया कि यूरोप के लोगों को इस्लामिज्म से बचाना होगा। इस्लामिज्म से बचाना होगा। यह शब्द अपने आप में गौर करने लायक है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीमिज्म नहीं बल्कि इस्लामिज्म का जिक्र किया गया है। फिलहाल यह बात ड्राफ्ट में है, लेकिन यूरोपियन यूनियन खुले तौर पर इसकी घोषणा भी कर सकता है। ड्राफ्ट में कही गई यह बात यूरोप और इस्लामिक देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यूरोप की सरकारें अब एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस तक भी पहुंचना चाहती हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के बीच जो बातचीत होती है, जो चैट होती है, वो एनक्रिप्टेड होती है। इसका मतलब ये कि मैसेज भेजने वाले और इन्हें पढ़ने वाले व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति तक इसकी पहुंच नहीं हो सकती। कोई इन्हें पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये सारी बातचीत जो आपकी चैट होती है व्हाट्सएप पर, वो एनक्रिप्टेड होती है। एनक्रिप्टेड बातचीत को कोई भी पढ़ नहीं सकता। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने आतंकवाद से लड़ने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके जरिए टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह कहा जा सकता है कि वो एनक्रिप्टेड डेटा तक सरकारों की पहुंच को सुनिश्चित करें। यानी अब यूरोप की सरकारें आपके व्हाट्सएप तक भी घुस जाएंगी, टेलीग्राम तक भी घुस जाएंगी, आपके फोन के अंदर तक चली जाएंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि सरकार इन लोगों पर नजर रख सके जो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का सहारा लेकर लोगों को कट्टर बनाते हैं या आतंकवादी गतिविधियों को उकसाते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा ही प्रस्ताव भारत की सरकार ले आती तो यूरोप के यही देश इसका विरोध करते और कहते कि भारत में लोगों की प्राइवेसी यानी निजता खतरे में आ गई है, पर्सनल फ्रीडम खतरे में आ गई है। जिस यूरोप के लिए लोगों की निजता सर्वोपरि हुआ करती थी, आप जानते हैं यूरोप में प्राइवेसी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वही यूरोप अब आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने लोगों की इसी प्राइवेसी की बलि देने के लिए भी तैयार है। कितना बड़ा बदलाव यूरोप में होने वाला है, और ये भारत के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। भारत में जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, जिन्हें फैसले लेने हैं, उनके लिए भी यूरोप ने जो अपने अंदर इतना जल्दी ये बदलाव किया है, ये एक सीखने वाली बात है। और भारत सरकार को भी और भारत के लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.